रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति का अद्भुत संगम अलबेलो राजस्थान। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं विवेकानंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं शालू सचदेव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं, सावन का पावन महीना चल रहा है, जहां पर हर दिन एक त्योहार की तरह है। सावन का ये महीना हमें बताता है कि किस तरह से प्रकृति जो हमारी माँ है उसे नमन किया जाए, उसके संरक्षण की बात की जाए, पूजा अर्चना की जाए, जिससे कि जो एक सद्भाव है, जो एक प्रेम है समाज में, वो तत्पर बना रहे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान देवेंद्र प्रताप जी जागावत। देवेंद्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। देवेंद्र प्रताप जी जागावत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ ही साथ खास बात यह है कि पर्यावरण प्रकृति के क्षेत्र में आप काम तो करते ही हैं, अपनी सेवाओं का आप निर्वहन करते हैं, उसके साथ ही साथ आप लॉन टेनिस के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र प्रताप जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी इस समय भारतीय वन सेवा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुरुआत किस प्रकार से हुई? प्रारंभिक शिक्षा, बचपन किस प्रकार से कहाँ बीता आपका? जी, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में से हूँ। गांव में हमारे प्रकृति से देखिए हमें नज़दीक रहा हूँ हमेशा से, लेकिन गांव में जो सुविधाएं आप कल्पना कर सकते हैं 40 से 45 साल पहले क्या सुविधाएं हुआ करती थी, उन सुविधाओं को हम लेते हुए और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय हम लालटेन चिमनी से पढ़ाई करते थे। बिजली है गांव में बहुत कम हुआ करती थी। इस तरह से उन परिस्थितियों में आगे बढ़ना और फिर गांव की स्कूल में पढ़ना, उसके बाद में जो कॉलेज जाना, वो भी कालाडारा कॉलेज से मैंने बीएससी किया हुआ है। तो वहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद में मेरा जो पहला शहर में पदार्पण हुआ वो मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में जब मैं आया तब मैंने वहाँ से एजुकेशन की। तो एमएससी मैथमेटिक्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। वहीं से जो एनवायरनमेंट, जो दूसरी सर्विसेज होते हैं, उन सर्विसेज के बारे में जानना, फॉरेस्ट सर्विस के बारे में जानना, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में जानना, वो वहीं से शुरू हुआ मेरा। और हॉस्टल में रहता था, तब वो जो लोग तैयारी करते थे उनसे मिलना जुलना होता था। तो उस दृष्टि से वहाँ से तैयारी होना शुरू हुई और जब फॉरेस्ट सर्विस का रिक्रूटमेंट निकला तब मैंने वहाँ अपना अप्लाई किया और उसके बाद मेरी सेकेंड पोजीशन आरएफएस में रही, राजस्थान फॉरेस्ट। आप प्रकृति से जुड़े रहे हैं। आपने जैसा बताया कि आपकी पृष्ठभूमि जो है वो भी गांव रही है और अब आप सेवाएं भी प्रकृति से जुड़ी हुई दे रहे हैं। किस तरह महसूस करते हैं और आपको क्या लगता है जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कैसे प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वन सेवा में हूँ। देखिए, लोगों का स्वप्न होता है, लोगों के सपने होते हैं कि आप प्रकृति के नज़दीक रहें, वहाँ प्रकृति में जाएं, वहाँ के पेड़ पौधों को देखें, जानवरों को देखें। लेकिन जब आप अपनी एक ऐसी सेवा में होते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकृति के नज़दीक हैं, कार्य ही आपका प्रकृति की सेवा करना है, तो निश्चित रूप से आनंदित होना तो स्वाभाविक है। तो जब भी प्रकृति में जाना होता है, जंगल में जाना होता है, पेड़ पौधों को देखना होता है, प्लांटेशन की एक्टिविटी को देखना होता है, नर्सरी देखना होता है, तो निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होती है। और मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को प्रकृति के नज़दीक रहना ही चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा हमें माहौल बनाना चाहिए या ऐसे माहौल में जाना चाहिए जहाँ प्रकृति हमें आनंद देती है। और आप देखिए कि जब भी प्रकृति की बात आती है तो हम किसी बिल्डिंग्स की बात नहीं करते, किसी जो पत्थर की इमारतों की बात नहीं करते। हम जब प्रकृति की बात करते हैं तब कल कल बहते हुए अपने झरने हैं, प्रकृति के जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, जो प्रकृति है उन्हीं की बातें होती है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी सेवा हो जिसमें प्रकृति के नज़दीक रहना हो तो आनंद तो मिलता ही मिलता है। और साथ में अगर आपकी आजीविका ऐसी हो और वो जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि प्रकृति को हमने माँ कहा है और प्रकृति को माँ कहा है तो माँ का सामीप्य हमेशा आपको आनंदित तो करेगा ही। आपको चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितना आपको काम का दबाव हो, लेकिन आप जब माँ प्रकृति के समीप पहुँचते हैं तो सारा तनाव छूमंतर हो जाता है और मन में एक अलग ही प्रकार का आनंद और उत्साह आप महसूस कर सकते हैं। इस बात को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर रहता है और वो
वो जैसे ही अपने गांव की सीमाओं के नज़दीक आता है, जैसे ही अपने घर के नज़दीक आता है, तो उसके मन में जो हिलोरे उठती हैं, ठीक वही बात आप कल कल बहते हुए झरने और पेड़ पौधों का जो सघन वन होता है, झुरमुट होता है, उसके समीप पहुंचते हैं, वहां पक्षियों का कलरव आप सुनते हैं, अलग प्रकार का आपका मन बनता है, आपके मस्तिष्क को आनंदित करने वाले अनेक से हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, ऐसा भी बहुत सी रिपोर्ट्स कहती हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे देवेंद्र जी कि जब आप चूंकि काम कर ही रहे हैं, वन सेवा में हैं, तो राजस्थान में वनों की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान जैव विविधता से बहुत भरपूर प्रदेश है। आप जिधर भी जाएंगे, रेगिस्तान में आप जाएंगे तो उधर अलग तरह की जैव विविधता आपको दिखेगी। आप साउथ राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ आपको अलग तरह की जैव विविधता दिखेगी। आप अगर शेखावाटी जाएं, आप या ईस्टर्न राजस्थान में जाएं तो अलग तरह की जैव विविधता आपको दिखेगी। वैसे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और इसमें मुख्य तरह से हमारे धोंक के फॉरेस्ट होते हैं। धोंक को हम एनोगाइसिस पांडुला कहते हैं, तो उसके फॉरेस्ट हमारे मुख्य रूप से होते हैं। तो धोंक के फॉरेस्ट की जो प्रचुरता है, तो उसमें आपको पता होगा कि अरावली जो हमारा क्षेत्र है वो आप देखिए कि दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर उत्तर पूर्व तक हमारे ऊपर जाता है अरावली की, और अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो एक तरफ हमारा मेनली डिजर्ट आ गया और दूसरी तरफ हमारे प्लेन्स आ गए, जिसमें हमारे वेजिटेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो अरावली की एक महत्ता राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अरावली की वजह से अब मैं आपको बताऊं कि विभागीय रूप से भी अरावली को संरक्षित करने के लिए, अरावली के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए अभी बहुत से प्रयास चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार, वन विभाग पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि जब भी हर साल प्लांटेशन होते हैं, हर साल हम कोई सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किस तरह से हम प्रकृति को बचाना है, किस तरह से हमें हरियाली बढ़ानी है, किस तरह से हमें लोगों को सुविधाएं देनी है। एक्चुअली पहले जो ट्रेंड था कि उसमें लोग कटाई करते थे पेड़ों की, वो उसमें बहुत कमी आई है। उसमें कई सारे कारण होते हैं, जिसमें जागरूकता भी अपने आप में एक कारण है। दूसरा क्या है कि अभी जैसे गैस, रसोई गैस का है, रसोई गैस जितनी प्रचुरता में हो गई है, तो जो पहाड़ों के नज़दीक लोग रहते हैं तो उनका जो फॉरेस्ट पे पहले डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लकड़ी के संबंध में, मान लीजिए जलाऊ लकड़ी के संबंध में, वो डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो गई है। लेकिन मुख्य मैं कारण मानता हूँ कि अभी लोगों में बहुत जागरूकता हुई है। अब आप देख लीजिए कि हरियाणा राजस्थान है, वो कितना राजस्थान में किस तरह से उसमें राज्य सरकार भी प्रचार प्रसार के लिए और वन विभाग भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, जो मौके पर फील्ड में भी जो काम हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप अखबारों में, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि जनप्रतिनिधि से लेकर जो सामान्य जनता है, NGOs हैं, सभी, जो आर्मी ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, सब लोग जिस तरह से इस अभियान में लगे हुए हैं, वो आपको सब जगह से पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं, पेड़ लगाने के साथ साथ उनको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, उनको आगे किस तरह से जीवित रखा जा सकता है, उसके लिए भी पूरी की पूरी जागरूकता, उसके अलावा प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार का पूरा ये प्रयास है कि किस तरह से हम इसको, राजस्थान को और हरा भरा प्रदेश बनाएं, हम देश में ऐसा स्थान बनाएं प्रदेश का कि जिससे सब गर्व से कह सकें कि हमारा राजस्थान प्रदेश वास्तव में एक, जिसको हरियाणा राजस्थान नाम दिया गया, उसको साकार कर सके। शालू जी, जिस तरीके से देवेंद्र जी ने अभी कहा, अरावली के बारे में आपने कहा, उसके आसपास जो पौधारोपण की बात इन्होंने कही, तो निश्चित रूप से अरावली तो हमारी थाती है ही, हमारी बड़ी विरासत है। लेकिन साथ ही साथ जो थार के रेगिस्तान की जो बात होती है, वो भी ये कहा जाता है कि पूरे विश्व भर में सर्वाधिक जैव विविधता वाला रेगिस्तान है। और जब हम बात करते हैं उस क्षेत्र की, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ आप देखिए कैर, सांगरी, कुमट, क्या एक एक बात में जो सौंधी महक है, और फिर उनका औषधीय महत्व भी आज पूरी दुनिया मान रही है। बिल्कुल। और साथ ही हम देखें किस तरह से जो हमारी सरकार है लगातार प्रयासरत है, तमाम विभाग जो हैं, वन विभाग है और विभाग हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रकृति को भी माँ मानते हैं, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं, पेड़ों का संरक्षण करें, जिससे कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी वो स्वच्छता का एहसास होके, वो भी प्रकृति के समीप जा सके। और जो कंक्रीट के जंगल का जो हम एक देखते एक सभ्यता बनती जा रही है,
कहीं ना कहीं वहाँ से थक कर के इंसान एक बार फिर से प्रकृति के करीब जाना चाहता है। हम देखते हैं कितने प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं डी स्ट्रेसिंग को लेकर के, और एक ही बात कही जाती है, घास पर चलिए, पेड़ों के नज़दीक जाइए, पेड़ों के समीप जाइए। और हमारी तो संस्कृति और परंपरा ही प्रकृति के आसपास रही है। जितने भी हमारे त्यौहार हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम भी इन पेड़ों को लगाएं, साथ ही इनका संरक्षण भी करें, जिससे कि हम भी स्वच्छ हवा का आनंद ले सकें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उस खुशी, उस एहसास को महसूस कर सके। आगे चलते और आगे बातचीत करते हैं कि आपका जो आपने बताया, जैसा कि आपके परिचय में, कि आप टेनिस के भी खिलाड़ी रहे हैं। तो एक तरफ तो ये इस तरह की पढ़ाई करना जो बहुत समय लेती है, जिसमें बहुत सारी एकाग्रता चाहिए होती है, साथ ही आप खेल के लिए भी समय निकाल लेते हैं, किस तरह से करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि, और आपने एक शब्द यूज किया, एकाग्रता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी हॉबी हो, आप लॉन टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, लेकिन जब आप उस समय में होते हैं, वो 1.5 से 2 घंटे आप उस समय में आप बिता रहे होते हैं, तब निश्चित रूप से एकाग्रता ज़्यादा बढ़ती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पहला सुख निरोगी काया, देखिए प्राचीन काल में ये चीज़ कही गई थी, और आपको ये मानना पड़ेगा कि जो चीज़ें प्राचीन काल में कही गई हैं वो आज भी सत्य हैं। भले हम कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये बातें हमेशा सत्य होती हैं। तो पहला सुख निरोगी काया मतलब आप अपने स्वास्थ्य को किस तरह से बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ही कर रहे हैं, आप रेगुलर वॉकिंग भी करते हों या कोई और आप ऐसा जो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देती है, ऐसी चीज़ आप कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से आपका न केवल शारीरिक रूप से बल्कि दिमागी रूप से भी विकास होता है, ये मेरा मानना है। अब आप जहाँ लॉन टेनिस की बात करते हैं, ये मेरा फेवरेट गेम क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो बॉडी की पूरी एक्सरसाइज होती है, आप हर पार्ट की एक्सरसाइज होती है। दूसरी चीज़, इसमें आप सिंगल्स भी खेल सकते हैं, डबल्स भी खेल सकते हैं। तो आपको तीसरी बात यह है कि जहाँ कोर्ट्स बने होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। अब फुटबॉल अगर आप खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, उसके लिए बड़ी टीम चाहिए। आपको वॉलीबॉल खेलना है तो भी बड़ी टीम चाहिए। लेकिन टेनिस के लिए आपको मतलब लिमिटेड खिलाड़ी चाहिए, और उसी से आप अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तो वो जो 1.5 से 2 घंटे मैं बिताता हूँ, पूरा कंसंट्रेशन रहता है, मेरा ध्यान किसी और नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता है उसी समय। अच्छा, कुछ चीज़ें और उसमें फ़ायदेमंद होती है, आपकी एग्रेसिवनेस निकलती है, इसके अलावा आपका डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है। तो बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो आप ऐसे स्पोर्ट्स से आप उससे एक्वायर कर सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी में ला सकते हैं, और निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य तो सुधरता ही सुधरता है। और साथ ही ऐसे समानता देखने को मिलती है कि स्त्री और पुरुष साथ में ये जो खेल है इसे खेल सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल, आप खेल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं को तो स्पोर्ट्स में बहुत आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे घरेलू महिलाएँ होती हैं तो उनको तो स्वास्थ्य की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो इस तरह के स्पोर्ट्स खेलती हैं और सुबह सुबह अपना आधा घंटा या 1 घंटा भी टाइम निकाल लेती हैं, तो मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो सकता है, और हम बराबर एक तरह से अच्छा विकास भी कर सकते हैं, अपने कोहेरेंस भी रख सकते हैं, अच्छा सामंजस्य भी रख सकते हैं। निश्चित रूप से देवेंद्र प्रताप जी ने जिस तरीके से ये विषय रखा है कि खेलों का हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा योगदान है, मुझे याद आता है एक दौर में ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन ये स्थितियां बदल गई हैं। आज खेल के क्षेत्र में भी अलग अलग आप आइकन देख सकते हैं, वहाँ भी एक बड़ा कैरियर बनता है, और साथ ही साथ आपका शरीर जो है वो तो स्वस्थ रहता ही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए खेलों का जो महत्व है, निश्चित रूप से आज के इस तकनीक के दौर में, चाहे नए युवा, विद्यार्थी, बच्चे, वो थोड़ा बाहर निकलना उन्होंने कम कर दिया होगा, लेकिन ये आज के दौर की आवश्यकता है। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको प्रकृति के समीप जाना पड़ेगा, आपको खुले मैदान में जाना पड़ेगा, और जब खुले मैदान में जाकर आप खेलों के माध्यम से पसीना बहाते हैं तो निश्चित रूप से शरीर भी स्वस्थ होगा, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और स्वस्थ शरीर ये पहली आवश्यकता है, पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए कहा गया है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से हम बात करते हैं राजस्थान की, और ख़ासतौर पर अभी जुलाई का महीना चल रहा है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक तरफ जब हम मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, अलग अलग हम जब समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कई बार ये खबरें आती हैं कि कई क्षेत्रों में जो है वो वन्य जीव आने लग गए हैं, रिहायशी इलाकों में आने लग गए हैं। ऐसे में जानना ये चाहेंगे कि आखिर बाघ जो है उसका कैसा क्या महत्व है पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, और हमारे लिए कैसे आवश्यक है? बाघ हमारा राज्य पशु है, ये आपको ध्यान है। प्रकृति में एक पिरामिड होता है, और पिरामिड हमारा नीचे आपका पिरामिड बड़ा होता है और ऊपर जाके छोटा होता जाता है।
तो नीचे नीचे शाकाहारी जीव होते हैं और ऊपर हमारे मांसाहारी जीव होते हैं। प्रकृति ने एक इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे जंगल है, जंगल में मांसाहारी जीवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, शाकाहारी की कितनी होनी चाहिए, उसमें बैलेंस किस तरह से होना चाहिए, वो सारा का प्रकृति से जनित है। अब आप देखिएगा अगर शाकाहारी जीव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, वो हमारे जंगल से बाहर निकल के खेतों को नुकसान पहुंचाएंगे। मांसाहारी जीव अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो भी समस्या है, क्योंकि वो बाहर जाकर कहीं भेड़ बकरियों को उठाएंगे, जैसे पैंथर है भेड़ बकरियों को उठाता है कहीं। तो ये बैलेंस हम किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, ये चैलेंज न केवल वन विभाग बल्कि एक आम जनता के बीच में होता है। पूर्व में क्या हुआ कि जो ज़मीनें पहले इस तरह की थी कि जो फॉरेस्ट थी उसकी तो बात हम कर ही रहे हैं, फॉरेस्ट के अलावा भी ऐसे बहुत सी ज़मीनें थी जो फॉरेस्ट जैसा दिखती थी। जानवर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं होती है। अब आप पैंथर है, वो जंगल से निकल कर उसको जंगल जैसा अगर वातावरण मिल रहा है तो वहाँ भी चला जाएगा। तो पहले इस तरह की जैसे रेवेन्यू लैंड्स भी हुआ करती, लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ और लोगों ने कुछ एनक्रोचमेंट भी किए, बहुत सारी समस्याएँ हमारे सामने आई। तो उसकी वजह से जो जंगल था, जो वास्तविक जंगल था, वास्तव में वो स्क्वीज हो गया, वो कम हो गया। अब जब जानवरों के लिए रहने की जगह कम हो गई तो निश्चित रूप से उनको बाहर आना तय था। दूसरी बात यह है कि अगर जंगलों में हम उनके लिए पानी की और व्यवस्थाएं कर देते हैं जिससे कि उनका बाहर जाना, तो हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि जब ऐसी व्यवस्थाएं की हैं तो जंगलों में बाहर, जंगलों से बाहर वन्यजीवों का, जो हिंसक वन्यजीव, उनका जाना कम हो गया। तो ये जो पिरामिड है उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, ये दायित्व हमारा वन विभाग का भी है, सामान्य जनता का भी है। दूसरी बात यह है कि कोई भी जानवर है, हिंसक जानवर, वो अपने आप में किसी के अचानक किसी को आक्रमण या किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। कोई न कोई कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से वन्य जीव किसी या तो जानवर को या आदमी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा दायित्व ये है कि जब भी हम किसी वन्य पशु को देखें, किसी वन्य जीव को देखें बाहर, तो हम डिपार्टमेंट को सूचित करें। इसके अलावा हम उसको कोई छेड़खानी नहीं करें, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जंगल से वन्य जीव बाहर आया, वो अपने आप वापस चला जाता है। आपने सुना होगा जयपुर में भी कई बार पैंथर झालाना से बाहर आ जाते हैं और फिर वापस अपने आप चले भी जाते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि वो किसी वजह से वापस नहीं जा पाया, तो फिर कहीं हमें मकान में ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है, कहीं और ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जब हम प्रकृति, जो बैलेंस जो प्रकृति ने दिया है वो हम बना के रखें, तो इसका अर्थ यही है कि फिर हम वन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वन्य जीव हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जी, इसमें देवेंद्र जी, मेरी एक सामान्य जो बहुत से लोगों से चर्चा होती है और जो विषय आपने भी ये लिया है कि बहुत बार वन्यजीव रिहायशी क्षेत्रों में आ जाते हैं। जैसे आपने झालाना की बात कही, जैसे विद्याधर नगर की हम बात करते हैं, तो जो वन्य क्षेत्र है सामान्यतः या तो वन्यजीव उसी क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या उसको हम इस प्रकार से कवर्ड नहीं करके रखते हैं, या फिर एकदम वो चूंकि रिहायशी क्षेत्र के नज़दीक आ गया और भोजन की तलाश में उनको बाहर आना पड़ता है, क्या कुछ सावधानियां उनके नज़दीक रहने वाले लोगों को भी रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई वन्य जीव की कोई सूचना मिले, कभी कोई पता चल ही जाता है कि वन्य जीव का विचरण इस क्षेत्र में है, तो ऐसे विचरण वाले क्षेत्रों को हमें सबसे पहले तो वन विभाग को सूचित करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि इसको किस तरह से हम कोई एनक्लोजर बना सकते हैं, कोई बड़ा, देखिए ये जब बड़ा जंगल होता है तो ये संभव नहीं होता है कि हम जानवर को बंद करके रखें, उसका स्वच्छंद वितरण में, उसमें विचरण में कोई बाधा डालें। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत से हमारे जो सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क हैं, उनमें अभी जो वाल कंस्ट्रक्शन होता है, 6 फीट की दीवार बनाई जाती है, तो वो एक डिटरेंट का काम करता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वन्य जीवों के लिए कई बार ऐसा होता है कि उनको एक जैसा क्षेत्र दिखाई देता है तो वो विचरण करने बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे मेरा ये मानना है कि हमें वन्य जीवों के प्रति जिस तरह से हम बच्चों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसी तरह से उनकी सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से उनको ये पता नहीं है कि हम कब वन क्षेत्र से बाहर आ गए हैं, कब हमने अपने जो सीमा है उसका उल्लंघन कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें जब भी हों तो हमें एक तो सूचित करना चाहिए, दूसरा हमें सावधान रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो यही है जो चीज़ें हैं सावधानी, वो सामान्य जनता को बरतनी। पर सूचना कहाँ दी जाए, क्योंकि जैसे ही कोई वन्यजीव के विचरण की भी खबर आती है तो कहीं ना कहीं बहुत कौतूहल, भय पैदा हो जाता है, लोग अलग अलग प्रकार के उपाय करने लगते हैं और हर किसी को रहता है पत्थर मार के अपने आप को बचाएं। अगर इस तरह का कोई स्पॉटिंग या कोई साइटिंग दिखती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, वन विभाग के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग वन मंडलों में बटे हुए हैं। हमारे वन मंडल 2 तरह के हैं, एक प्रादेशिक वन मंडल होते हैं और वन्यजीव मंडल होते हैं।
अब वन्य जीव हैं वो प्रादेशिक वन मंडलों में भी हैं और हमारे वन्य जीव मंडल हैं वाइल्ड लाइफ डिवीजन्स उनमें भी हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो संबंधित डिवीज़न जिसका क्षेत्र उस डिवीज़न में पड़ता है उस डिवीज़न को सबसे पहले हमें सूचित करना चाहिए कि अगर कोई वन्यजीव बाहर आया तो वो किस तरह से। दूसरी बात यह है कि मैं हिंसक वन्यजीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वन्यजीव शाकाहारी हैं वो भी बाहर आते हैं, कई बार उनको रेस्क्यू भी करना पड़ता है। इसके अलावा तीसरे जो रेप्टाइल्स हैं, आपको पता है कि जैसे सांप भी, अब जैसे अभी बारिश का मौसम है तो सांप भी बहुत निकलते हैं, तो अलग अलग तरह के जो रेप्टाइल्स हैं वो भी निकलते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में सबसे प्रमुख काम है कि सूचना देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम समय से सूचना दे देते हैं, टीम आ जाती है, वो रेस्क्यू करके ले जाती है, तो फिर लोगों का नुकसान भी नहीं होता है और इसके अलावा मवेशियों का नुकसान भी नहीं होता है। तो जो हमारे वन्यजीव मंडल हैं या जो हमारे प्रादेशिक वन मंडल हैं उनके DFOs को सूचित किया जा सकता है। तो उनके आजकल देखिए बहुत ही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सब जगह मोबाइल नंबर्स भी मिल जाते हैं और संबंधित के क्षेत्रीय वनाधिकारी के नंबर भी मिल जाते हैं, तो उन नंबरों को हम सूचित करें, उनके बारे में बताएं। निश्चित रूप से हम बता सकते हैं वन विभाग को यदि कोई वन्यजीव बाहर आते हैं तो, लेकिन इस संदर्भ में कुछ समाज विज्ञानियों का ये भी कहना है कि वास्तव में अतिक्रमण हो कहाँ रहा है। क्या वन्यजीव हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं या हम उनके क्षेत्र में पहुंच गए हैं? विकास करते करते जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण जिस तरीके से लगातार कंक्रीट के जंगल हम तैयार किए जा रहे हैं और जो वास्तविक प्रकृति के पेड़ पौधों के जो जंगल थे जिनमें वन्यजीव रहा करते थे, वहां तक भी इंसान की न केवल पहुंच हुई है अपितु वहां साधन, गाड़ियां और रेस्टोरेंट, इस प्रकार के जो अलग अलग तामझाम खड़े कर दिए गए हैं, इनके कारण भी कहा जा सकता है कि अनेक वन्यजीव रिहायशी क्षेत्रों में आते हैं। क्या कहना चाहेंगे शालू जी, जिस तरीके से मनुष्य वहां जाकर अतिक्रमण कर रहा है एक तरीके से, तो ये दोष वन्यजीवों को देना कहां तक उचित है? बिल्कुल सही बात कही आपने, और ये हमारे भी सोचने की बात है कि एक तरफ तो हम विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं जहां पर जितना महत्वपूर्ण हमारा विकास और हमारा साथ है, वहीं पर उन वन्यजीवों का, जैव विविधता का होना उतना ही आवश्यक है। एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं उनका क्या कहना है, किस तरह से संतुलन जो है उसे बनाकर रखा जाए, क्योंकि विकास की गति को तो रोकना संभव नहीं है, लेकिन संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। आपने बहुत सही बात की कि जो अतिक्रमण से और बहुत सारी ज़मीनें ऐसी थी जो फॉरेस्ट के पास थी, वो जब ख़त्म हो गई तो इसका अर्थ ये हुआ कि फॉरेस्ट का जो विस्तार था वो कम हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वन्य जीवों के लिए पहले कॉरिडोर हुआ करते थे। कॉरिडोर का मतलब ये हुआ कि जैसे कहीं सरिस्का अभयारण्य है या सरिस्का हमारा टाइगर रिजर्व है, उससे जुड़ा हुआ जमारामगढ़ है, तो कई मतलब उससे जमारामगढ़ से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र हुआ करता था वो अच्छा फॉरेस्ट हुआ करता था, तो वो उनका कॉरिडोर का काम करता था। कॉरिडोर का मतलब जैसे जंगल से बाहर निकला एनिमल उससे होते हुए दूसरे जंगल में आ जाता था और उस जंगल से वापस उस जंगल में चला जाता था। कालांतर में क्या हुआ कि वो जो कॉरिडोर होना चाहिए था वो कम हो गया या ख़त्म हो गया। तो अब हमारी जिम्मेदारी, वन विभाग की जिम्मेदारी ये है कि उस कॉरिडोर को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, और निश्चित रूप से राज्य सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र हैं, जो आपस में किस तरह से जुड़ सकते हैं, उनको किस तरह से हम प्राकृतिक रूप से एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं कि जो विचरण में उनके बाधा नहीं हो वन्य जीवों के। तो वो कॉरिडोर अगर डेवलप होते हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारी काफ़ी सारी समस्याएँ जो वन्य जीवों की से संबंधित आती हैं वो हमारी समाप्त हो सकती है। तीसरी बात यह है कि जो लोगों में जागरूकता, जो आपने बहुत सही बात कही कि लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें मैसेज देना होगा कि जो जंगल के आसपास की ज़मीनें हैं उन पर अतिक्रमण नहीं करें वो, और राज्य सरकार का, वन विभाग का या दूसरे राजस्व विभाग का भी ये दायित्व है कि हम ये मिलकर प्रयास करें कि ऐसी ज़मीनें जो अभी हमारे पास हैं, जिनको हम एक फॉरेस्ट के रूप में डेवलप कर सकते हैं, उनको हम बचाए रखें, उनको जंगल के रूप में डेवलप करें, ताकि उनके जो विचरण का क्षेत्र है वो थोड़ा बढ़ सके और जो वन्य जीव बाहर आ रहे हैं वो घटनाएं कम से कम हों। देवेंद्र जी, इस समय मानसून का सीजन चल रहा है, वर्षा ऋतु है, और सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि वन्य जीव यदि बाहर निकलते हैं वन क्षेत्र से तो उसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। या तो उनको भोजन की आवश्यकता है, या वो अनायास ही विचरण करते हुए आ जाते हैं, या फिर वो पेयजल के लिए बाहर आते हैं। गर्मियों में जैसा अक्सर देखने को मिलता है कि यदि वन्यजीव प्यासे हैं तो पानी की तलाश में भी इधर उधर भटकते हैं। इस वर्षा ऋतु में क्या वन क्षेत्रों में कोई विशेष प्रकार के कुछ अभियान चलाए जाते हैं ऐसे कि कुछ जल को, वर्षा जल को संग्रहित करके रखा जाए और वर्ष भर वो वहाँ उस वन क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों के काम आ सके? आपने तीनों कारण बहुत सही बताए और मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ।
जो भी काम होते हैं, जो पानी के स्रोत बनाने के, नए स्रोत बनाने के, या जो पुराने स्रोत हैं उनको जीर्णोद्धार करने के, अथवा कहीं कोई हमारे जैसे एनीकट बनाना है, कोई क्लोजर बनाना है, वो सारे के सारे काम होते हैं वर्षा ऋतु से पूर्व। वर्षा ऋतु से पूर्व वो अगर काम अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हो जाते हैं तो पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है। पानी की उपलब्धता ज़्यादा होना और एक लंबे समय तक पानी का उपलब्ध होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको पानी उपलब्धता वर्षा ऋतु में तो रहेगी, ठीक है 4 महीने हमने उपलब्धता बनाए रखी, लेकिन 4 महीने के बाद में, वर्षा ऋतु के बाद में वो लंबे समय तक, ग्रीष्म ऋतु तक कैसे बने, वो हमें सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स जो करते हैं, हम एनीकट बनाना है, कोई और दूसरे, यहाँ तक कि अभी जो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ हैं, आप टाइगर प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सोलर से बहुत अच्छा अभी इंतज़ाम किया हुआ है पानी का, जो ग्रीष्म ऋतु में उनको पानी की समस्या को दूर करता है। सोलर एक इतना अच्छा विकल्प है हमारे पास में कि आप कहीं भी, जो गहन जंगल है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं दे सकते, वहाँ पर अगर हम सोलर पंप स्थापित करते हैं तो उससे वर्ष पर्यंत हमें पानी उपलब्ध होता है। और जंगली जानवरों को जब वहाँ पानी मिलता है, शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ती है, और जो मांसाहारी वन्य जीव हैं उनको जब शाकाहारी वन्य जीवों की उपलब्धता ज़्यादा होती है तो भोजन की जब उनकी फैसिलिटी मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो बाहर जाने कम हो जाता है वन्य जीवों का। तो जो वन्य जीव मानव संघर्ष है, जिसको हम वाइल्ड लाइफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो जब कम हो जाता है तो वो इन्हीं वजहों से कम होता है कि हम अंदर हम कितना विकास कर सकते हैं, और बाहर का जो हमारा वन क्षेत्र है उसके बाहर हम कितना फॉरेस्ट को और कितना विकास कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जब साथ साथ चलती हैं तो मैं मानता हूँ कि हम प्रकृति के एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा काम। बिल्कुल। और अभी आपने कहा कि किस तरह से जो सौर ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी संरक्षण का एक माध्यम है। हम देखिए विंड मिल स्टैब्लिश की गई हैं, और जो हमारा क्षेत्र है, थार क्षेत्र है, वहाँ पर विंड मिल्स हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण के लिए प्रकृति ने तो इंतजाम कर रखा है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो हम आजकल देखते हैं वो प्रदूषण की भी है। जल भी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, प्लास्टिक का बहुत उपयोग होने लगा है, और कई फैक्ट्रीज, उनका धुआं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। किस तरह से एक आम व्यक्ति, किस तरह से जो हमारे आसपास के लोग हैं वो प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग हो गया, ध्वनि हो गई, बहुत सारा प्रदूषण भी देखने को मिलता है। आपने 2 तरह के प्रदूषण की बात की। एक तो प्लास्टिक, जो बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। दूसरा क्या है कि आपका पानी का गंदा होना। वन्य जीवों के लिए दोनों ही बहुत बड़े दुष्प्रभाव के कारण होते हैं। देखिए, अब जब भी हम किसी, ये हमारा दायित्व होता है, एक नैतिक दायित्व होता है कि जब भी हम किसी इको टूरिज्म के क्षेत्र में, किसी, हम कोई सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उस क्षेत्र में, या कोई बर्ड सेंचुरी है, उसमें जब विचरण करने जाएं, वहाँ घूमने जाएं, तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं उनको वहाँ हम नहीं डालें। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कई रोड साइड होते हैं, रोड साइड भी अच्छा फॉरेस्ट होता है। हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आप अलवर जा रहे हो, आप कोटा जा रहे हो, अजमेर जा रहे हो, तो रास्ते में आपको दिख जाता है कि सड़क के किनारे किसी ने प्लास्टिक डाल दी। आप वन्य जीवों के लिए कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो आप देखिए जैसे वन्य जीवों में नीलगाय भी हैं, तो नीलगाय आजकल सभी खेतों में भी होती है। इसके अलावा जो रेवेन्यू एरियाज़ हैं उसमें भी हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में होती हैं, तो वो उनको इन चीज़ों से बहुत नुकसान होता है। और दूसरा क्या है कि जो आप पानी का प्रदूषण है, तो पानी का जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जब पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं जिससे वन्य जीवों को या सामान्य जो पशु हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो निश्चित रूप से एक अवेयरनेस की बात होती है कि हम लोगों को किस तरह से समझा सकते हैं कि आप प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। दूसरी है कि जब प्लास्टिक का अगर आप उपयोग करें तो उसका निस्तारण हम किस तरह से कर सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पानी को गंदा करना, जैसे अभी कई बार सोशली हम बहुत ज़्यादा किसी जहाँ एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर हमारे पानी का निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ हम खाने की चीज़ें भी डाल देते हैं, कुछ और चीज़ें भी डाल देते हैं, तो पानी प्रदूषित होता है। और वो प्रदूषित पानी अगर कोई वन्य जीव या कोई दूसरा जानवर भी पीता है तो उनके बीमारियों के होने की संभावना होती है। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ, जैसे हम जहाँ वन्य जीव क्षेत्र हैं वहाँ पे बंदर होते हैं, तो बंदरों को हम खाना खिलाते। देखिए, आपको एक निश्चित रूप से मैं बताता हूँ कि कोई भी वन्य जीव है वो अपने खाने की व्यवस्था खुद कर लेता है। अगर जंगल में कोई बंदर रह रहे हैं तो उनको खाने पीने की प्रचुरता है, खूब है आपके पास में। उनके जो फल वाले पेड़ भी हैं, इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं लेकिन वो खाने के काम में रहते हैं। तो उनको हम अगर आर्टिफिशियली खिलाते हैं तो आप देखिए कि उनमें 2 तरह की नुकसान होता है। एक तो नुकसान होता है कि आप उनको वहाँ का
लोकलाइज्ड कर देते हैं, वो वहीं रहने लग जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो खाने की चीज़ें हम उनको देते हैं उनसे उनके स्वास्थ्य पर भी नुकसान होता है। बहुत से ऐसा देखा गया है कि जानवरों के कई बार बाल उड़ जाते हैं, कई बार उनके कोई इस तरह की डिजीज़ हो जाती है जिससे लॉन्ग टर्म में उनका मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह का जो काम हम करते हैं तो वो हमें कैसे रोक सकते हैं, उसकी अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि केवल न केवल अपना शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनका चौपाल के माध्यम से किसी तरह से उनको अवेयरनेस का, उनको वहाँ जाकर उनको समझाने के माध्यम से अलग अलग, जैसे कहीं जगह बोर्ड भी लगा दिए हमने या ऐसी कोई प्रचार सामग्री हमने वितरित कर दी। तो इस तरह का अगर हम काम करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा हमारा काम होगा, हर व्यक्ति का बहुत बड़ा काम होगा। और एक अवेयरनेस जो आएगी उससे लोगों को भी पता लगेगा कि इन चीज़ों से किस तरह से नुकसान हो सकते हैं और किस तरह से हम उनको रोक सकते हैं। बिल्कुल, कितनी सही बात की। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है बंदरों का आतंक, और बंदर आके आम जनता के बीच में आते हैं, वहाँ रहते हैं, उन्हें केले दिए जाते हैं, मूंगफली दी जाती है और वो कभी कभी अटैक भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें खाना देना बंद कर दे तो शायद वापस वो जंगलों की ओर लौट जाए। और जैसा आपने कहा कि जंगलों में उनके लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि चूंकि जंगलों में अब खाना नहीं मिलता इसलिए वो शहरों की तरफ आ रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक भ्रम है। शालू जी, मेरे को लगता है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देवेंद्र जी ने ये रखी है कि जब जंगल में अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं तो वो उनका प्राकृतिक भोजन है, नेचुरल फूड है, और आप यदि वन्य जीवों को अपनी तरफ से कुछ खिला रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि आप उनको साधारण सामान्य भोजन नहीं दे रहे, आप उनको जंक फूड दे रहे हैं इस दौर का। जो जिस तरीके से जंक फूड मनुष्य के लिए हानिकारक बताया जाता है, इसी प्रकार वन्य जीवों के लिए उनका जो प्राकृतिक भोजन है वो ठीक है, लेकिन यदि आप उनको बाहर का कुछ तला भुना, नमकीन और इस तरह की अनेक चीज़ें जो यदि खिलाते हैं तो ये उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है निश्चित रूप से। देवेंद्र जी, ये जो बातचीत हुई उसमें एक बात मेरे को ध्यान में आती है, वन्य क्षेत्रों की हम बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं, और जंगलों में भी वन्य जीवों को खाने पीने के लिए जो प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं, इसमें कई बार बात आती है जैव विविधता की, कि बड़े जंगल तैयार हों, ऐसे जंगल तैयार हों जिसमें फलों वाले पेड़ भी लगे। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जो संघर्षों से लड़े होते हैं, अपने पैरों खड़े होते हैं, मिटते देखे हैं सहारों वाले, पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं। तो यूँ कहा जाता है कि वहाँ कोई ट्री गार्ड लगाने नहीं जाता, वहाँ कोई इतनी उनकी सुरक्षा नहीं करता, वो थपेड़े खा के संघर्षों के और अपने आप बड़े होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जंगल अपने आप इस प्रकार के लगते हैं या फिर आप चूंकि वन सेवा में भी हैं, अलग प्रकार से मनुष्य भी कुछ विशेष योजना के तहत जंगल तैयार कर सकता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। मैं दोनों चीज़ों पर बात करूंगा। सबसे पहले हम प्लांटेशन पे बात करते हैं। आपको देखिए, जब भी हम रोड पर जाते हैं या कहीं ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बिल्कुल लाइन से लगे हुए होते हैं, बड़े पेड़, एक प्रजाति के फिर दूसरी प्रजाति के, तो इस तरह से कितने सुंदर हमें लगते हैं। अब आप जाइए जंगल में, अब आपको दूसरा जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, कहीं कोई पेड़ गिरा हुआ है, कहीं कोई सूखा हुआ पेड़ है, कहीं कोई जो बेल है वो पेड़ पर चढ़ी हुई है। वो सुंदरता भी अपने आप में एक सुंदरता है। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्लांटेशन करना वो अपने आप में एक अलग विषय है। जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ पर आपने पौधे लगा दिए और जो जंगल है उसको बचा लिया। ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल की अपने आप में जो उसकी सुंदरता है वो प्रकृति के द्वारा है। प्रकृति ने वहाँ पेड़ गिरा दिया, प्रकृति ने वहाँ झरने बहा दिए, प्रकृति ने वहाँ पे जो पत्थर हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से पत्थर रखे हुए हैं। आपका झरना एक तरह से जा रहा है, दूसरी तरफ मुड़ गया, तो वो जो प्रकृति का आनंद है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो जो ये विषय है कि हम संरक्षण भी करें, साथ साथ हम आगे जो पौधारोपण भी करें, ये दोनों के दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, जिसमें बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं, उनका जैसा है वैसा, कई बार क्या होता है कि जिसको इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन कहते हैं, कि हम जो जैसा है उसका वैसा ही संरक्षण करें, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो क्षेत्र डिग्रेडेड हो गए, आप मान लीजिए जो वृक्ष विहीन हो गए, जहाँ पे कालांतर में लोगों ने पेड़ काट दिए, जहाँ पे वनस्पति कम हो गई, ऐसे क्षेत्रों को हमें फिर प्लांटेशन से डेवलप करना होता है। लेकिन जो फॉरेस्ट लैंड्स होती हैं, जिनको ऐसे क्षेत्रों को जो प्लांटेशन से हम डेवलप करते हैं, वो कालांतर में 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद में एक नेचुरल फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो जाते हैं, अगर उसका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो प्लांटेशन भी अगर फॉरेस्ट लैंड में होता है तो वो बाद में जाकर एक जंगल का रूप ले लेता है।
और जब जंगल में आप जाते हैं तो जंगल में आपको छोटे जीव से लेकर बड़े जीव, छोटी आपकी वनस्पति से लेकर बड़ी वनस्पति, उसका हर का अपना इम्पोर्टेंस होता है। आप देखिए कि जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने अलग तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पर, जो उससे बड़े जानवर होते हैं अलग तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये कि जो प्रकृति का पिरामिड है, जो प्रकृति ने जो एक व्यवस्था कर रखी है, जो ईश्वर ने जो एक व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। इसके अलावा जो हमने व्यवस्था को बिगाड़ा है, जिस व्यवस्था को हमने ख़राब किया है अपने स्वार्थ की वजह से, उस व्यवस्था को भी कैसे हम सुधार सकते हैं, वो भी हमें दोनों के दोनों एक साथ प्रयास होने चाहिए। हमारे सुधी दर्शकों को एक बार हम पुनः बता दें कि आज की ये जो सार्थक चर्चा हो रही है, ये हो रही है देवेंद्र प्रताप जी जागावत के साथ, और देवेंद्र प्रताप जी भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। देवेंद्र जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में भी स्वाभाविक रूप से है कि एक दौर में जब हम पढ़ा करते थे पुस्तकों में कि एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था तो वो सोच के समझ के निकलता था कि किस समय निकलना है, वन्य जीव जो है वहाँ रहते हैं, आपको हानि पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, आप पर आक्रमण करने वाले भी हो सकते हैं, और निश्चित रूप से अभी भी होते ही होंगे। लेकिन जो वन सेवा में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको तो अधिकांश समय उसी क्षेत्र में रहना होता है, उन्हीं जानवरों के बीच में भी उनको रहना होता है। तो क्या कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि सीधा आमना सामना हो जाता है, हिंसक जानवरों से अटैक हो जाता है? किस प्रकार से सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखते हैं वहाँ काम करने वाले खासतौर पर कर्मचारी लोग? आप सही कह रहे हैं। सरिस्का में मैंने काम किया है, सरिस्का में मैंने अपने स्टाफ को भी देखा है। सबसे पहले तो मैं ऐसे स्टाफ का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों हम नहीं रह सकते, उन परिस्थितियों में स्टाफ चौकियों पर रहता है, वहाँ चौकियों पर रहकर काम करता है। अच्छा, उनका एक फिक्स रूटीन होता है। बहुत सारे ऐसे स्टाफ मैंने देखे हैं कि सुबह वो 6 बजे जाएंगे जंगल, पैदल अपना लाठी लेकर उस पर ट्रैकिंग करने जाएंगे। अब पगडंडी से वो जाएंगे, अपना जंगल को संभाल के आएंगे, देख के आएंगे। उनको कहीं टाइगर के पगमार्क मिले हैं तो वो उसको नोट करेंगे, पैंथर का पगमार्क मिला तो उनको नोट करेंगे, प्रकृति में जो चेंजेस में उनको नोट करेंगे। तो ऐसे हमारे बहुत से डेडिकेटेड हमारे कर्मचारी हैं, नीचे के कर्मचारी ऐसे डेडिकेटेड हैं कि जिनको मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप ये सही कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको वन्य जीवों के बारे में एक विशेषता बता देता हूँ कि वन्य जीव कभी भी, जब तक उसको खतरा नहीं होता है, वो किसी पर आक्रमण नहीं करता है। उसको या तो ऐसा लगे कि उससे खतरा है, और या फिर ऐसा लगे कि उसको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा वन्य जीव है जो शाकाहारी वन्य जीव है, तभी वो आक्रमण करता है। तो हमें जब भी हम जंगल में जाएं, देखिए 2 अलग एस्पेक्ट हैं। एक है कि जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए क्या सावधानियाँ हो सकती है, और एक जो विजिटर के रूप में जाता है उसको क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं। दोनों अलग बातें हैं। तो हमारे जो जब वहाँ काम करते हैं उनके लिए भी ये सावधानियाँ ज़रूरी होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक तो ऐसे बहुत घने जंगल से वो नहीं जाएं, जहाँ पे पगडंडियाँ होती है, जहाँ पे हमारा ट्रैक होता है, उसके माध्यम से ही जाते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो कई बार क्या है कि ग्रामीण लोग भी वहाँ से गुजरते हैं, अंदर गांव वाले रहते हैं, तो उनको भी सूर्यास्त के बाद वहाँ से प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सूर्योदय से पहले भी जाने को अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्या होता है कि जो वन्य जीव हैं उनका विचरण का समय सूर्यास्त के समय होता है सामान्यतः, और एक आपका सूर्योदय से पूर्व होता है। तो उस समय को हमें अवॉइड करके विचरण करना चाहिए उस समय। लेकिन जहाँ तक फॉरेस्ट का स्टाफ का, तो वो क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास में उनको अनुभव होता है उस जंगल का, तो वो 2-3 के ग्रुप में अपना ट्रैक करने जाते हैं। तो वो बहुत सारी सावधानियाँ भी रखते हैं। हालांकि देखिए अभी भी जो स्टाफ है उसके पास में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, फिर भी हमारा जो स्टाफ मेहनत कर रहा है उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह से पूरा प्रयास करते हैं कि जो जंगल है वो संरक्षित रहे। जंगल को संभालने जाते तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। विवेकानंद जी ने आपसे पूछा कि यदि कोई व्यक्ति जंगल डेवलप करना चाहे या अपना कुछ योगदान देना चाहे, वो कैसे कर सकता है। तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा आई थी कि चूंकि हम मरु प्रदेश में रहते हैं, हम जल संरक्षण की बात करते हैं, जल को ठीक से इस्तेमाल करने की बात करते हैं कि उसका व्यय ना हो, अति व्यय ना हो। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ऐसे कौन से पेड़ हैं जो हम लगा सकें, जिनमें मेंटेनेंस भी कम हो, जिनको पानी की आवश्यकता भी कम हो, और जो भरपूर मात्रा में उपलब्ध भी हो, और साथ में जो जंगल बनाने का जो हमारा सपना है, योगदान देने का सपना है, उसे भी पूरा कर सकें। आपने जैसे बताया कि राजस्थान जैव विविधता का प्रदेश है, तो हर जगह की अपनी विशेषता है, और हर जगह की जो हमारे पौधे लगाने की है वो भी अपनी विशेषता है। अब देखिए कि
मैंग्रोव्स हैं वो लवणीय जल में होते हैं, आप मैंग्रोव्स को राजस्थान में नहीं लगा सकते। सेब हैं वो हिमाचल में होते हैं, सेब को आप राजस्थान में नहीं लगा सकते। अब किन परिस्थितियों में लगा सकते हैं? जब आप सेब को राजस्थान में लगाना चाहेंगे तो सेब के पेड़ की अकॉर्डिंग आपको उस तरह की फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, उस तरह की परिस्थितियाँ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे उसमें आपको ये भी आपको पता नहीं है कि सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, और एक छोटी सी गलती वो आपको पूरे आपके परियोजना को समाप्त कर सकता है, पूरी योजना को असफल बना सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी हम वृक्षों का चयन कैसे कर सकते हैं। तो वृक्षों का चयन करने के लिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें आसपास किस तरह के वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में वो क्षेत्र हमें बता देता है कि कौन से पेड़ लगाने हैं। तो आप किसी भी जंगल में आप जाएंगे या जंगल के अलावा भी किसी क्षेत्र में जाएंगे, आप खेतों में भी जाएंगे जहाँ पे रेवेन्यू एरिया वहाँ भी जाएंगे, आप चारों तरफ एक बार नज़र घुमा के देख लें कि यहाँ कौन कौन से पेड़ हैं। आप नीम के पेड़ दिख रहे हैं आपको, बबूल के दिख रहे हैं, चुरिल दिख रहा है आपको, या फिर और दूसरे शीशम के पेड़ दिख रहे हैं। तो वो आपको जब आपको बड़ी मात्रा में वृक्ष लगाने होते हैं तो आपको प्रजातियों का इस तरह से चयन करना होता है। दूसरी बात ये है कि आप जैसे आप सैंडी सोइल है, सैंडी सोइल में आपको प्रजातियां अलग तरह से चयन करनी पड़ेगी। आपकी बोल्डर सोइल पठारी है, आपको पहाड़ का क्षेत्र है, तो आपको प्रजातियों का अलग चयन करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जहाँ आपकी पानी की उपलब्धता है तो आपको अलग तरह की प्रजातियाँ चाहिए। जैसे आपके जो फल वाले पौधे हैं उनको पानी चाहिए, और जो चौड़ी पत्ते वाले पौधे होते हैं उनको भी पानी चाहिए। जैसे बड़ पीपल है आपको, तो उसको मतलब कम मात्रा में चाहिए, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पर आप पानी देते हैं तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आपको सबसे पहले तो वृक्ष प्रजातियाँ कौन सी है वो चयन करने के आधार आपको पता होने चाहिए कि हम किस तरह से। तो हमारे लोकली जो लगते हैं सबसे पहले तो इंडिजिनियस प्लांट कहते हैं जिनको, वो हमें लगाने के प्रयास करने चाहिए। देखिए जी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो बात देवेंद्र प्रताप जी ने कही कि आप अपने आसपास एक बार नज़र दौड़ा कर देखिए, और अनेक पर्यावरणविद भी एक बात कहते हैं कि पेड़ पौधे और जंगल इस प्रकृति को बचाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। तो आप विचार कीजिए, समग्रता से विचार कीजिए, वैश्विक स्तर से, लेकिन काम कैसा करना है? काम करना है स्थानीय स्तर पे। आपके आसपास में नीम के पेड़ हैं, यदि आप, जैसे मैं चर्चा कर रहा था प्रारंभ में, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर उस क्षेत्र में है, तो वहाँ कैर, सांगरी, कुमठ, ये वहाँ की विशेषता है, और ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी होने लगी हैं, वहाँ की जलवायु में आसानी से हो सकती हैं। इसी प्रकार से यदि आप पूर्वी राजस्थान में आएंगे तो आपको कुछ अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। हमारा ये जो अलबेलो राजस्थान है, विविधताओं से भरा पूरा ये प्रदेश है, आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खान पान भी देखेंगे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी निश्चित रूप से देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र प्रताप जी इस बात को लेकर कि जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो एक अलग प्रकार का आपको सिनेरियो दिखता है, जंगल की बात करते हैं, वन्य जीवों की बात करते हैं तो अलग प्रकार की चीज़ें दिखती हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान को देखते हैं तो एक अलग चित्र दिखता है। जी, आपने बिल्कुल सही बात की। और इकोलॉजी अपने आप में एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिसको हम जैसा जो है प्रकृति जिसने जहाँ जैसा दिया है उसको संरक्षित करें। और ऐसी चीज़ आपने जैसे कैर सांगरी की बात की, तो अपने जो डेजर्ट का इकोसिस्टम है वो अलग तरह का इकोसिस्टम है। वहाँ पर आपको घास भी अलग तरह की मिलेगी, प्रजातियाँ भी अलग तरह की मिलेगी, आपको पेड़ भी अलग तरह के मिलेंगे, इसके अलावा वन्य जीव भी आपको अलग तरह के मिलेंगे। तो हमें क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हमें किसी क्षेत्र का विकास, अब ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड को आप वुडलैंड नहीं बना सकते। वुडलैंड का मतलब है कि जहाँ पे आपको पेड़ ही पेड़ है, तो जो ग्रासलैंड है वो हमें ग्रासलैंड ही रहे, जो आपका वेटलैंड है वो वेटलैंड ही रहे, जो हमारे वुडलैंड है वो वुडलैंड ही रहे। क्योंकि प्रकृति ने अगर जैसे रेगिस्तान बनाया है तो हम उस इकोलॉजी को उसी तरह से संरक्षित करें। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में हमने पेड़ ही पेड़ लगा दिए और उसकी जो इकोलॉजी है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम समाप्त कर दें। इसी तरह से आपका पूर्वी राजस्थान का आपने जैसे चर्चा की, तो पूर्वी राजस्थान का अपना अलग वेजिटेशन का है, और आपका जो अरावली है, अरावली की आपकी वेजिटेशन अलग तरह की है। तो जो हमारे अलग अलग तरह के पेड़ आ गए, धोंक आ गया, आपका सालर आ गए, तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं उनके लिए किस तरह का आपका एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह की आपका एलिवेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बहुत महत्व रखती हैं। तो जब आप पेड़ों की जब बात करते हैं तो क्योंकि राजस्थान जैव विविधता का प्रदेश है, हर जगह उनकी अलग विशेषता। गंगानगर आप हनुमानगढ़ जाएँ तो नहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर आपको सिंचाई
सिंचाई की जब सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ अच्छे आप फल फ्रूट भी लगा सकते हैं, उनके पौधे लगा सकते हैं, अच्छे जो बड़े पेड़ हैं वो भी लगा सकते हैं। जहाँ पानी की उपलब्धता कम है उनको आपको चयन आपको अलग तरह से करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से चीज़ है कि आपको पौधों का चयन का पूरा ध्यान रखते हुए हम और एक वर्ड आता है विन विन इकोलॉजी। विन विन इकोलॉजी का मतलब ये है कि हम ऐसा काम करें कि प्रकृति से हम जो ले रहे हैं वो प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी अगर क्षतिपूर्ति हम कर देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो हमें आपने सही फरमाया कि जैसे आप जो डेजर्ट का है तो डेजर्ट की स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग काम करें, ईस्टर्न का ईस्टर्न और रावली के अकॉर्डिंग काम करें। अब चलते चलते चूँकि समय की अपनी सीमा है और विषय तो इतना विस्तृत है कि जिस पर कई घंटों चर्चा हो सकती है, क्योंकि पर्यावरण का, वन क्षेत्र का एक एक विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी आती हैं। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? खासतौर पर इस समय मानसून का सीजन है, वृक्षारोपण पौधारोपण का ये समय है, जल संरक्षण का समय है। ऐसे में वन क्षेत्रों में यदि लोग जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दोनों तरह की संदेश अपने देना चाहता हूँ। एक तो पहला कि अभी जैसे मानसून का समय आपने बताया, तो मानसून में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इस समय जब प्रकृति ने जब बारिश दी है तो बारिश में जो आप पौधे लगाएंगे, बारिश में जो आप सीड सोइंग करेंगे, बारिश में सीड सोइंग भी जैसे कई तरह से की जाती है, हमारे सीड बॉल्स के बना के और उनको जैसे जंगलों में बिखेरना, उनको ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पर वृक्षविहीन है वहाँ बिखेरना। तो मानसून सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जब प्रकृति पानी बरसा रही होती है और जो पौधा है वो अपने आप में प्रफुल्लित हो जाता है। तो पौधे का सबसे अच्छा विकास बारिश में होता है। तो बारिश में आप बीजारोपण करें, बारिश में आप पौधारोपण करें तो उसके जो परिणाम होते हैं बहुत बेहतर होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि भाई सावन का महीना है, तो सावन तो आप देखिए हमारी परंपराएं हैं, हमारी परिपाटी है, तो हमने ऐसे उत्सव बना रखे हैं कि जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपने अभी हरियाली तीज गई है, हरियाली तीज देखिए आप, तीज का किस तरह से कोइंसिडेंस है कि बारिश इतनी अच्छी हो चुकी है, पूर्व में चारों तरफ हरियाली फैल चुकी है, जंगल हरे भरे हो गए हैं, चारों तरफ झरने चल रहे हैं, पानी की कलकल सुनाई दे रही है। तो वो एक हरियाली तीज का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, एक सामाजिक महत्व है, एक पारिस्थितिकी महत्व है। और इसी महत्व की वजह से हमें जो जागरूकता लोगों में फैलानी चाहिए कि किस तरह से हम इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं, इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा बीजारोपण कर सकते हैं, ताकि इसके परिणाम जब साल भर बाद हमें मिलेंगे तो उसका अपना अलग ही आनंद होता है। देखिए आजकल कई तरह की विधियाँ आ गई। एक मियावाकी वन है, मियावाकी वन में आप देखिए कि उसको क्लोज स्पेसिंग में पौधे लगाते हैं, आप उसका अपना अलग महत्व है। वो एक छोटे एरिया में एक नेचुरल फॉरेस्ट बन जाता है। आप मान लीजिए कि मियावाकी आप आधा हेक्टेयर में डेवलप कर रहे हैं, क्लोज स्पेसिंग में आपने हर तरह के पौधे लगा दिए, उसमें आपने फूलों के भी लगा दिए, फलों के भी लगा दिए, दूसरे जो हर तरह के पौधे लगा दिए, तो वो एक साल भर के बाद में, जैसे मेरा अनुभव है कि एक साल इस बारिश में आपने लगाया तो नेक्स्ट वर्षा में 8-8, 10-10 फीट के पौधे हो जाते हैं, वो बड़े पेड़ जैसे मैंने देखे हैं कई जगह ये मियावाकी जो जंगल लगाए गए हैं, सघन वन भी इनको नाम दिया गया है। निश्चित रूप से एक अलग तकनीक है उनको लगाने की, 1.5 फीट का वो अंतर रहता है उनके बीच में, और कुछ अलग प्रकार से उपचारित किया जाता है उन पौधों को, देसी गौमाता के गौमूत्र में डुबो के फिर जिस तरीके से लगाते हैं। तो निश्चित रूप से देवेंद्र प्रताप जी ने बहुत ही अद्भुत और नई नई जानकारियाँ इस कार्यक्रम में दी हैं। इनके माध्यम से विशेष जानकारियाँ भी आई हैं और साथ ही साथ इस पूरी चर्चा का यदि सार हम देखते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस धरती को हम माँ कहते हैं और उसका श्रृंगार पेड़ पौधे हैं, लेकिन उस श्रृंगार को खराब करने का काम सिंगल यूज पॉलीथीन करता है। ये सारा विषय इस चर्चा में आया, लेकिन उस सिंगल यूज पॉलीथीन का निस्तारण कैसे हो। एक छोटा सा सामान्य सा प्रयोग है, आपके पास में प्लास्टिक की बोतल होती है, उसके अंदर आप उस सिंगल यूज पॉलीथीन को ठूस ठूस कर भर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सिंगल यूज पॉलीथीन को रिफ्यूज कर सकते हैं, उतना कीजिए, रियूज कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन क्या हम अपने स्तर पर ये प्रयास कर सकते हैं कि उसको हमारे घर से बाहर नहीं निकलने दें। और खासतौर पर जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं, वन क्षेत्रों में जाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस स्थान को संरक्षित करने की, उस स्थान के सौंदर्य को बनाए रखने की। और साथ ही साथ जैसा ये मौसम है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि थे जहां जहां भी जाओ बरगद पीपल लगाओ और इस धरती को स्वर्ग बनाओ। तो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए सभी, मुझे लगता है शालू जी, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो शायद स्थितियां बहुत जल्दी बहुत अच्छी होने वाली हैं। बिल्कुल, तो ये हम सबका दायित्व है और हम
सबका कर्तव्य है कि हम धरती माँ को सुसज्जित रखें, पेड़ लगाएं और अपना जो दायित्व है उसे पूरा करें। और साथ ही देवेंद्र जी ने हमें जो भी जानकारी दी, जितनी सहजता से दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने आज का कार्यक्रम देखा है वो समझ गए होंगे कि इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि आप और हम एक हो जाएं तो आज जो जगह सूखी है कल से एक बार फिर से हरी भरी हो सकती है। आज के अलबेलो राजस्थान में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते आज चूंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो दर्शकों के लिए एक खास धार्मिक भजन की प्रस्तुति तो आप देखिए, एक भजन। और देवेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।